अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखें जी, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब अदालतों में पेश होते हैं तो कुछ ऐसे टेक्निकल मामलात होते हैं जिसके लिए हमें बाज़ औक़ात किसी एक्सपर्ट बंदे का ओपिनियन चाहिए होता है, ताकि अदालत को मामले को समझने में आसानी होती है। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल मामलात होते हैं जिसमें अदालत या जजेस या वकला जो होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते उन मामलात के हवाले से। सो हमें फिर क्या होता है कि एक्सपर्ट लोगों की राय चाहिए होती है, ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचे, ताकि अदालत किसी नतीजे, किसी फ़ैसले पे पहुँचे। तो इसीलिए एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन लिया जाता है और इसी को ही एक्सपर्ट ओपिनियन कहा जाता है। और उनकी जो भी ओपिनियन होता है वो एज़ ए एविडेंस के तौर पे अदालत में माना जाता है, अगर वो हमें हमारे मुकदमे को सपोर्ट कर रहे होते हैं या हमें उससे कोई हेल्प मिलती है, ठीक है? तो इस हवाले से कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल है 59 से लेकर 65, वो हमें बताता है कि कब और किन सूरतों में किसी एक्सपर्ट बंदे का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है और वो रिलेवेंट होता है और अदालत उसको कबूल करती है। तो सबसे पहले एक्सपर्ट बनने का मतलब यह है कि ऐसा शख्स जिसके पास खुसूसी तौर पर नॉलेज हो किसी मखसूस फील्ड के हवाले से, या उसके पास ट्रेनिंग हो, जैसे कोई मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट बंदा हो, कोई हैंड राइटिंग, फिंगरप्रिंट या डीएनए या टेक्निकल फील्ड का या एआई का एक्सपर्ट बंदा हो। तो ऐसे लोगों की जो राय होती है, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो अपनी फील्ड को अच्छे से जानते हैं, तो उनकी जो राय होती है, उनका जो ओपिनियन होता है, वो अदालत मानती है बाज़-औक़ात कुछ मुकदमात के अंदर, और उससे अदालत को हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, और वो फिर उनको जो है ना मुकदमे को सॉल्व करने में आसानी होती है। अच्छा जी, इस हवाले से अब स्टार्ट होता है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 ये कहता है कि अदालत अगर चाहे तो वो ये डिसाइड कर सकती है कि वो किसी भी मामले के अंदर किसी एक्सपर्ट बंदे की राय ले सकती है। जैसे कोई फॉरेन लॉ हो, बाहर किसी और मुल्क का लॉ हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल अदालतें हैं, अब उनको किसी बाहर के लॉज़ के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना? तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि बाहर के मुल्क का कोई बंदा होता है जिसके पास उस कानून की बड़ी एक्सपर्टीज़ होती है, उसको नॉलेज होती है, तो हम उसको अदालत बुला लेती है। इसी तरीके से अगर कोई साइंस का मामला है, कोई टेक्निकल मामला है, कोई आर्ट का मामला है, हैंड राइटिंग का मामला है, फिंगरप्रिंट का मामला है, या कोई डीएनए का मामला है, या मेडिकल साइंस का मामला है, तो अदालत क्या करती है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनको बुलाती है और उनसे ओपिनियन लेती है। तो उनका जो ओपिनियन होता है वो अदालत जो है ना एज ए एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक केस है जिसमें एक बंदा जो है ना वो पॉइजन की वजह से मारा गया है। तो अब वहाँ पे जो एक्सपर्ट बंदा होगा मेडिकल साइंस का, उसका जो ओपिनियन होगा उस जो है ना सिम्टम्स के हवाले से, उस जहर के हवाले से बड़ा मैटर करेगा। उसको पता होगा कि यार ये जहर कौन सा है, और अगर एक बंदा मर गया है, अब पता नहीं चला उसको, अगर किसी ने ज़हर दिया है तो किस किस्म का ज़हर दिया है, तो हम फिर क्या करेंगे, उस बंदे को किसी मेडिकल बंदे के सामने पेश करेंगे जो एक्सपर्ट होगा। वो उसको ऑब्ज़र्व करेगा और फिर हमें बताएगा कि भाई इस बंदे के जो सिम्पटम्स है ना, या बॉडी के ऊपर जो निशान है, उससे पता चलता है इस बंदे को इस किस्म का जो है ना पॉइज़न दिया गया है। इसी तरीके से अगर एक शख्स है वो मेंटली तौर पे फिट नहीं है और उसने कोई जुर्म किया है, तो हम बाज़ औक़ात जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं उससे हेल्प लेंगे कि भाई बताएँ वाक़ई ये बंदा जिसने ये जुर्म किया है वाक़ई वो ज़हनी तौर पे बीमार था, तो वो उसका यानी कि मुआयना करेंगे और हमें फिर बताएँगे। इसी तरीके से अगर एक ये डॉक्यूमेंट है, हमें पता नहीं चल रहा है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो राइटिंग है वो किस शख्स की है, तो हम किसी ऐसे बंदे से राब्ता करेंगे जो हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट होगा, या उस शख्स से राब्ता करेंगे जो अ जिस पे हमें शक है कि यार ये हैंड राइटिंग इस बंदे की है, उसके साथ उठता-बैठता हो, उसके साथ काम करता हो। तो यानी ये इस तरह के जब मामलात आते हैं ना दोस्तों, तो हमारे हमारे लिए जो एक्सपर्ट बंदा है, उसका जो ओपिनियन है वो बड़ा मैटर करता है, और उससे फिर हमें आसानी होती है मुकदमे को हल करने में। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि क्या एक्सपर्ट जो ओपिनियन है उसकी क्या कोई एविडेंस के तौर पे कोई वैल्यू है? तो जनाब, एक तो ये देखेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन जो होता है वो एक एडवाइज़री होता है नेचर में, यानी वो एक सपोर्टिंग होता है। अगला बंदा आपको सजेस्ट करता है कि मेरे ख़्याल में ये जुर्म इस तरह हुआ है, मेरे ख़्याल में फ़लाँ बंदे को इस तरह ज़हर दिया गया है, मेरे ख़्याल में ये राइटिंग किसी और की है। तो वो कोई आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी अदालत को हेल्प मिलती है। और दूसरा, तो हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट जो बंदे का ओपिनियन है उसके साथ किसी और एविडेंस को भी मिला के देखेंगे। सिर्फ उसकी जो ओपिनियन उसके ऊपर हम भाई डिपेंड
डिपेंड नहीं करेंगे, साथ में कुछ और एविडेंस हैं उनको भी देखेंगे। इसी तरीके से ये अब अदालत की डिस्क्रिशन है, अदालत की सवाबदीद है कि बाज़ औक़ात वो उसकी जो एक्सपर्ट बंदा है उसके ओपिनियन को पूरा का पूरा मान ले, बाज़ औक़ात रिजेक्ट कर दे, बाज़ औक़ात उसकी कुछ बातें मान ले, कुछ ना मान ले। ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा ये कि ये भी देखा जाता है कि भाई जो जिस बंदे ने ये ओपिनियन दिया है, राय दी है, एक्सपर्ट बंदे ने, उसके पास कितनी नॉलेज है वो, और उसकी राय में कितना वज़न है। अगर उसने ये कोई बात की है कि फलां बंदे को ये वाला ज़हर दिया गया है, तो उसके पास वाक़ई कोई साइंटिफिक सबूत भी है, यानी वो जो अपना ओपिनियन दे रहा है उसको वो साबित भी कर पाएगा। ठीक है ना? अब एक मुकदमे में हम एक बंदे को बुलाते हैं, एक्सपर्ट बंदे को, वो राय देता है कि फलां बंदा जो है ना वो पागल है। तो हम कहेंगे भाई कैसे पागल है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ़ है? तुम्हारे पास कोई इस तरह का पैरामीटर जिसे तुम मेज़र कर सको? तो अगर उसने कोई बात की है तो हम फिर उससे सबूत भी माँगे कि भाई आप ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हो? ठीक है जी। इसके अलावा जो एक्सपर्ट बंदा है उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी क्रेडिबिलिटी भी देखी जाएगी। वो कोई क्या क्वालिफ़िकेशन है, पीएचडी स्कॉलर है, कहीं काम भी किया है कि नहीं किया, या सिर्फ़ डिग्री लेके घर बैठा हुआ था और सारा दिन फेसबुक यूज़ करता था, या वाक़ई किसी इंटरनेशनल इदारे में, लोकल इदारों में उसने काम किया है कि नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अच्छा जी, अब आर्टिकल 60 क्या कहता है? आर्टिकल 60 ये कहता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई एक फैक्ट होता है जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जब एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाता है तो उसकी वजह से वो रिलेवेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक एक्सपर्ट ने कहा है कि यार ये वाला अगर कोई पॉइज़न लेता है ना तो उससे वोमिटिंग होती है, उससे बुखार होता है, और उसके बाद पता चला कि कुछ लोगों ने वो पॉइज़न लिया और उनको इस तरह के सिम्पटम्स उन्होंने फेस किए। अब इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ें थी, वो जो पॉइज़न था, उससे जो एक्सपर्ट है उसके ओपिनियन को हेल्प मिली। तो अब ये वाला जो फैक्ट है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 ये कहता है कि इसी तरीके से अगर हैंड राइटिंग का मामला हो, अगर एक शख्स ने कोई डॉक्यूमेंट राइट किया है, लिखा है, साइन किया है, और आप चाहते हैं कि यार वाक़ई ये किस बंदे की राइटिंग है, तो हम ऐसे बंदे को बुलाएँगे जो उस बंदे की राइटिंग से वाकिफ़ होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है ना की राइटिंग का इशू आता है कि यार ये हैंड राइटिंग इसकी है कि नहीं है, तो हम ऐसे बंदे को बुलाएंगे जो उसके साथ काम करता हो, जिसने इसकी राइटिंग को देखा हो, या जिसने उससे कभी खत रिसीव किए हों। यानी मिसाल है, मैंने अपने एक दोस्त आकाश को खत लिखा, ठीक है। अब अदालत में, मैं तो मतलब बचपन से लिखता रहता था उसको खत। अब अदालत में एक मुकदमा आता है और उसमें लोग कहते हैं कि जी अयाज साहब की हैंड राइटिंग का नहीं है, ये किसी और की राइटिंग है। तो वो आकाश को बुला सकते हैं कि भाई आकाश साहब, ये आपको खत लिखता था, वाकई अयाज की राइटिंग है कि नहीं है? तो अब आकाश यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाएगा हैंड राइटिंग का, और क्योंकि मैं उसको खत लिखता रहता था, तो वो जरा बंदा बताएगा कि वाकई भाई ये अयाज भाई की राइटिंग है या किसी कार्टून की है। तो ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि हैंड राइटिंग के अंदर हम किसी ऐसे बंदे को बुलाएंगे जिस बंदे पे इल्ज़ाम है उससे वो साथ काम करता हो। मिसाल के तौर पर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपके साथ एक क्लर्क है, ये है, वो है, उसको पता होगा आपकी हैंड राइटिंग का, तो हम उसको भी बुला सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई किसी ने इल्ज़ाम लगाया है। तो कहने का मतलब है कि हैंड राइटिंग में उस बंदे को बुलाया जाएगा जो उस हैंड राइटिंग से फेमिलियर हो, जो उसको पता हो इस हैंड राइटिंग का कि ये किसकी हैंड राइटिंग है। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 62। इसमें क्या है कि बाज़ औक़ात क्या होता है यार, कुछ ऐसे मामलात आते हैं अदालतों में, किसी कस्टम या किसी राइट के बारे में एक बात आती है, तो फिर अदालत क्या करती है, उस कस्टम के बारे में, उस रवायत के बारे में, वो जो कस्टम है, वो जो चीज़ फ़ॉलो की जा रही है, लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसके मुतल्लिक कुछ लोगों को नॉलेज होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं और उस इलाके में कोई ख़ास किस्म का कस्टम फ़ॉलो किया जाता है। अब आपके सामने उस कस्टम के हवाले से मुकदमा आया है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस कस्टम के बारे में जिस बंदे को नॉलेज होगी ना, या उस इलाके का वो रिहायशी होगा, आप उसको बुला लोगे। ठीक है? तो और अगर कोई वहाँ पे कोई लीगल राइट है, एक ख़ास किस्म का राइट है, उसके बारे में जिस बंदे को नॉलेज होगी, आप उसको बुला लोगे। ठीक है? मिसाल के तौर पर अब कुछ गाँव वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम तो हमेशा इसी कुएँ से ना पानी भरते हैं और ये हमारा यानी कि सदियों से यही चलता आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उन गाँव के जो बुज़ुर्ग लोग होंगे, उनकी जो राय होगी वो एज़ अ एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनको पता है इस चीज़ के बारे में।
ठीक है, ये कस्टम है वहाँ का कि ये जो कुआँ है ये हमेशा से गाँव वाले हमेशा इसी से पानी भरते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, फिर पूरे गाँव की प्रॉपर्टी है और ये यहाँ का कस्टम है और ये यहाँ का एक लीगल राइट है। ठीक है जी? इसी तरीके से आर्टिकल 6(3) हमें ये कहता है कि बाज़ औक़ात अदालत क्या करती है, अगर कोई कस्टम है या कोई बिलीफ है किसी ख़ास ग्रुप का, फैमिली का या मज़हबी ग्रुप का, या वो मज़हबी ग्रुप किस तरह काम करता है, किस तरह ऑपरेट करता है, ठीक है? या कोई कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना? हर एक लैंग्वेज के अलग-अलग वर्ड्स होते हैं, या मिसाल के तौर पर जैसे पंजाबी है, जो प्योर पंजाबी है उसके मुख्तलिफ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं पुराने ज़माने में, पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के। तो अब अदालत में आजकल यंग बंदे बैठे हुए हैं, तो उनको उन वर्ड्स का नहीं पता, तो हम कुछ ऐसे बंदे को बुलाएंगे जो जिसको इस चीज़ का पता होगा, इस वर्ड्स को वो जानता होगा। या किसी मखसूस किस्म के एक मजहबी ग्रुप है, तो मजहबी ग्रुप आपस में कोई प्रैक्टिस करते हैं, इबादत करते हैं, वो इबादत बाकी लोगों को नहीं पता कि वो किस तरह करते हैं, तो फिर हम उस मजहबी ग्रुप के किसी रिलेटेड बंदे को बुलाएंगे और अदालत पूछेगी भाईजान ये क्या प्रैक्टिस करते हो आप, ये किस तरह इबादत करते हो, इसको क्या कहते हैं। तो यानी इन मामलात के अंदर भी अदालत क्या करेगी, किसी जो रिलेवेंट बंदा होगा उसको बुलाएगी और उसका एक्सपर्ट ओपिनियन लेगी। मिसाल के तौर पर एक रिलीजियस ग्रुप है, वो किस तरह इबादत करते हैं, किस तरह वो अपने मामलात चलाते हैं, किस तरह वो यानी ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे फिर हम उसी बंदे को बुलाएंगे जो उन लोगों को जानता होगा, वो उस मज़हब को जो जानता होगा, उस फ़िरके को जानता होगा, हम उसी बंदे को बुलाएँगे। ठीक है जी? तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद है आर्टिकल 6(4), इसमें क्या है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि अदालत को अगर कोई समझ नहीं आती कि इन 2 लोगों के बीच में वाक़ई मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप है कि नहीं है, या कोई और किस्म का रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो हम वहाँ से उनके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनसे अदालत उनको बुला के उनसे पूछती है कि भाई वाक़ई ये बंदे मियाँ-बीवी हैं, आपको लगते हैं कि नहीं लगते? ठीक है? सो उनका ये जो मामला होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है, या उनके फैमिली मेंबर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है? लेकिन बाज़ औक़ात अगर कोई डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत कोई मामला है मैरिज का, या कोई क्रिमिनल केसेज़ है सेक्शन 495 से लेकर 495 तक, ये मामलात इन मामलात में भाई किसी बंदे का जो ओपिनियन जो है ना वो खाली मैटर नहीं करता, यानी उनका ओपिनियन इनफ नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं। बाकी अगर किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप हो, आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये वाक़ई बंदे जो है ना आपस में हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, क्या इनका रिश्ता है, तो हम उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं, जो उनको जानते होंगे, जिनको उनके पास नॉलेज होगी, हम उनसे पूछेंगे। मिसाल के तौर पर ए और बी जो है ना, कि कहा जाता है ये आपस में शादीशुदा हैं। अब ये क्या वाक़ई ऐसे ही हैं? क्योंकि जो उनके इर्द-गिर्द लोग हैं, वाक़ई उनको वो हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं करते? तो अगर वो बताते हैं कि भई हम तो बड़े अरसे से देख रहे हैं ये लोग वापस आपस में मियाँ-बीवी हैं और हम इनको मियाँ-बीवी समझते हैं, ये है, तो उन लोगों का जो ओपिनियन है वो अदालत में रिलेवेंट समझा जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी बंदे का मामला हो कि यार ये फलां जो बच्चा है ये किसका बेटा है, तो लोग कहेंगे जी हम तो शुरू से देख रहे हैं कि ये फलां का बेटा है, क्योंकि इसके घर में ये छोटा था, पैदा हुआ, यहीं से देखे आ रहे हैं, तो ये उसका है। तो उन लोगों के जो ओपिनियन है, पड़ोसियों का जो ओपिनियन है, रिश्तेदारों का ओपिनियन है, वो भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि अदालत को फिर मदद हो जाती है केस को सॉल्व करने में। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 65। अच्छा जी, बाज़ औक़ात अगर कोई एक्सपर्ट बंदा कोई ओपिनियन देता है ना, तो अदालत बाज़ औक़ात उससे पूछती है कि भाई साहब ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये किस बुनियाद पे कह रहे हो? आप इसको साबित भी कर सकते हो? आपके पास वाक़ई कोई यानी कि कोई रीज़न है, कोई बेसिस है, या वैसे ऐवें ही बस बोंगी मार रहे हो? ठीक है, मिसाल के तौर पर एक साइंटिफिक एक्सपर्ट है, वो ओपिनियन देता है अदालत में, और वो तो कोई कहता है कि यार ये जो बंदा है ना, इसको इस किस्म की बीमारी थी, इस वजह से मर गया, तो अदालत पूछेगी अच्छा आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई बेसिस है, कोई रीज़न है? तो वो बंदा बताएगा कि भाईमान ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये मैंने मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया है, या मैंने टेस्ट लिए हैं, इसके खून के सैंपल लिए हैं, मैंने इसका डीएनए चेक किया है, मैंने ये किया, वो किया, तो वो अदालत को बताएगा। सो अदालत खाली उसकी बात पे यकीन नहीं करेगी एक्सपर्ट बंदे की, बल्कि उससे बाज़-औक़ात पूछ सकती है कि भाई ये किस बुनियाद पे तुम ये बात कह रहे हो कि ये फलाँ बंदा इस वजह से यानी कि इसकी डेथ हुई है, ठीक है? सो कहने का मतलब है कि अदालत में जब एक्सपर्ट बंदा आता है, तो उसका जो ओपिनियन है, अगर अदालत चाहे तो उससे रीज़न भी पूछ सकती है कि भाईजान ये तुम जो ओपिनियन दे रहे हो, या तुम जो राय दे रहे हो, किस बुनियाद पे दे रहे हो? तो वो अगर आगे से बंदा अगर उसके लिए कोई अपने जो ना उसको वाक़ई साबित कर पा रहा है, रीज़न दे पा रहा है, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो फिर अदालत उस एक्सपर्ट बंदे की जो है ना बात को मान लेगी और एज़ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगी। सो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही आसान और छोटा-सा टॉपिक एक्सपर्ट ओपिनियन के हवाले से, आर्टिकल 59 से लेकर 65 तक कानून शहादत ऑर्डर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।